everybody and welcome back. This is स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इससे पहले हम आगे बढ़े और एक एक इंड एस का इन डेप्थ एप्लीकेशन देखें, कैसे वो वर्क करता है वो देखें, उससे पहले हमें जान लेना है कि हमें कंपनी पर अप्लाई करना भी है या नहीं। सो बिफोर यू स्टार्ट व्हाट यू हैव टू चेक इज एप्लीकेबिलिटी चेक करना है आपको, ठीक है। ये 3 फेजेस में आई थी। क्या है वो? फर्स्टली वॉलंटरी फेज, मैंडेटरी फेज 1 एंड मैंडेटरी फेज 2। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से में फॉल कर रहे हो और आपको कंपनी पर अप्लाई करना है या नहीं, ठीक है। फर्स्टली 1 अप्रैल 2015 से इंडिया में ये अलाउ कर दिया गया था कि कंपनीज अपने मन मर्जी से वॉलंटरी बेसिस पर इंड एस अप्लाई कर सकती है। क्लियर है बात? देखो, अब अगर इसमें एक रूल है, अगर एक भी कंपनी ने इंड एस को अप्लाई किया तो उसकी पूरे ग्रुप को इंड एस अप्लाई करना होगा। अब ग्रुप में कौन कौन आता है? पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है। मतलब किसी एक ने भी अप्लाई कर दिया तो उसकी पूरी ग्रुप कंपनी को इंड एस ही अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड कम्स इज मैंडेटरी फेज 1, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2015 तक क्या चल रहा था? वॉलंटरी बेसिस पे करना। मैंडेटरी फेज 1 में क्या हुआ? 1 अप्रैल 2016 से जो भी ऐसी कंपनी है जिसकी नेट वर्थ ₹500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, उसे अप्लाई करना ज़रूरी था इंड एस। मैंडेटरी फेज में आ गई वो। यहाँ पर भी सेम रूल है, अगर कोई भी एक कंपनी पर लग गया तो उसके पूरे ग्रुप को अप्लाई करना पड़ेगा इंड एस। यहाँ पर भी ग्रुप का मतलब क्या है? पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट कम्स इज मैंडेटरी फेज 2। ऐसी कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, फिर भले ही उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से नीचे हो तो भी उसे इंड एस अप्लाई करना मैंडेटरी है। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि अनलिस्टेड है और उसका नेट वर्थ 500 करोड़ से नीचे है पर 250 करोड़ से ऊपर है तो भी उसे मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2017 से इंड एस को अप्लाई करना। चलो क्विकली सम अप करते हैं। 1 अप्रैल 2015 से वॉलंटरी बेसिस पे इंड एस को अप्लाई करना है कंपनीज को, ठीक है। और सेकेंडली 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी फेज 1 और 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी फेज 2। क्लियर है बात? अब सब में एक कॉमन बात क्या है? वही बात है कि अगर एक भी कंपनी पे अप्लाई हुआ तो पूरी ग्रुप कंपनी को अप्लाई करना है। ग्रुप में कौन कौन आएगा? पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। क्लियर है बात? एकदम छोटी सी बात है। अब ये लिमिट्स और वैल्यूज याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करने का और वो क्राइटेरिया चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने पास कुछ नोट्स बना के रख सकते हो, नहीं तो कभी भी कहीं से भी गूगल वगैरह या फिर एक्ट से रेफर कर सकते हो। सेकेंड कम्स इज NBFC। अब NBFC पे कैसे अप्लाई होगा? अगर NBFC है तो उसे इंड एस कैसे अप्लाई करना है? फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट हाईलाइट है, ये याद रख लो, इसे याद रखना ही है कि NBFC को वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई करना अलाउड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली अब सेम ही है मैंडेटरी फेज 1 और मैंडेटरी फेज 2, सेम ही क्राइटेरिया है, सेम नेटवर्थ का क्राइटेरिया है, पर डेट्स अलग है। मैंडेटरी फेज 1 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई करना है, मैंडेटरी फेज 2 1 अप्रैल 2019 से अप्लाई करना है। नेक्स्ट कम्स इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी वॉलंटरी बेसिस, कोई मैंडेटरी फेजेस नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट है। क्या है? ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू अप्लाई इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जान लेने हैं। क्या? फर्स्टली अंडर इंड एस देयर इज ओनली एंट्री रूल। ध्यान से देखना, ओनली एंट्री रूल। इट मीन्स इफ इंड एस इज फॉलोड ड्यू टू एनी रीजन देन एंटिटी शैल प्रिपेयर ऑल सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस। मतलब कि एग्जिट रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर आने की एप्लीकेबिलिटी है, बाहर जाने का कुछ भी नहीं है। सेकेंड कम्स इज नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स की पेड अप, इक्विटी शेयर्स की पेड अप, सारे रिजर्व्स पर रिवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्लूड नहीं करना है नेटवर्थ निकालते वक्त, ठीक है। और माइनस क्या क्या करना है? फिक्टिशियस एसेट या फिर कुछ भी लॉसेस है तो। क्लियर है बात? ऐसे निकलेगी हमारी नेटवर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्थ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च। इसके अलावा ऑडिटेड होनी चाहिए, ठीक है।
अब अगर होल्डिंग कंपनी इज इन इंडिया एंड सब्सिडरी इज आउटसाइड इंडिया, ध्यान से सुनना, होल्डिंग कहाँ पर है, इंडिया में है, और सब्सिडरी अगर आउटसाइड इंडिया है, तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे सब्सिडरी के एज पर लोकल गैप और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे एज पर इंड एस। होल्डिंग कहाँ की है, इंडिया की है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, इंडियन एएस के हिसाब से। देखो, एंड वाइस वर्सा क्या है, इंडियन सब्सिडरी है और फॉरेन में होल्डिंग है, तो इंडिविजुअल एफएस कैसे बनेंगे, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे, सब्सिडरी के बनेंगे एज पर इंड एस, और जबकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे एज पर लोकल गैप। सिंपल सा रूल है, जहाँ की भी होल्डिंग कंपनी है उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर सी बात है। अब देख सकते हैं हम, एंटिटी फॉलोइंग एएस शैल ओनली फॉलो एएस, हाउएवर if for any item treatment is not available in AS then treatment given under Ind AS can be followed। जो भी जना AS फॉलो कर रहा है, जो भी कंपनीज AS फॉलो कर रही है उसे AS ही करने हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही। पर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आ गया जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका ट्रीटमेंट नहीं दे रखा, तो ये ट्रीटमेंट वो Ind AS से पिक कर सकते हैं। Now every company has to do one formality, which is it has to present an explicit and unreserved note on the compliance of Ind AS। ठीक है, वो ऐसे बताएंगे उस नोट में, उस डिस्क्लोजर में कि हम पर Ind AS एप्लीकेबल था और हमने ड्यू तरीके से फॉलो किया है, ऐसा उनको एक नोट डिस्क्लोज करना है। हमने नेक्स्ट बात करी थी फ्रेमवर्क की। ठीक है, देखते हैं फ्रेमवर्क क्या है। एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, ये कोई डेफिनेटली कोई स्टैंडर्ड नहीं प्रोवाइड करने वाला, आपको कोई रूल्स नहीं बताने वाला, पर बेसिक स्ट्रक्चर, एक कोर बताने वाला है कि पूरे एएस बने कैसे हैं, क्यों बने हैं, क्या पर्पस है, क्या स्कोप है। ठीक है, मतलब कि फ्रेमवर्क विल नॉट ओवरराइड इंड एएस। क्लियर है बात, फ्रेमवर्क जस्ट गिव्स द बेसिस एंड स्ट्रक्चर, इट विल नेवर ओवरराइड इंड एएस। क्लियर है। अब फ्रेमवर्क में होता क्या है, बेसिक सी डेफिनेशंस होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसके अलावा कि फिजिकल कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऐसी सब कुछ गाइडलाइंस और रूल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द पर्पस बिहाइंड दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या कि नए इंड एएस बनाएगा और पुराने इंड एएस को टाइम से रिव्यू करता रहेगा कि कुछ अपडेट्स और चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है। सेकेंडली, यूजर्स को इंटरप्रीट करने में हेल्प करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर कुछ इस हिसाब से बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो यूजर्स यूजिंग दिस फ्रेमवर्क कैन बेटर इंटरप्रीट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है। बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड चेंज इन इक्विटी का स्टेटमेंट। इसके अलावा भी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ऐसा सब ऐड ऑन कर सकते हो, पर मैंडेटरी नहीं है। ये जो 5 चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली मैंडेटरी कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अगर आप इंड एएस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप 2 बेसिस पे कर सकते हो। कैसे? फर्स्टली, अगर आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे कर रहे हो तो आपके सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपके सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस इंडियन एएस, इंड एएस के हिसाब से दिखाए जाएंगे। और अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बना रहे हो तो आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रियलाइजेबल वैल्यू और पेएबल वैल्यू पे दिखाने हैं। ठीक है, पक्का से एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखने वाली बात है। कुछ बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमने इंड एएस के बारे में। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आए होंगे और काम आएंगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।